पश्चिम बंगाल में एक डर का माहौल भी रहता है, लेकिन इस बार डर को तोड़ने का और डराने वालों को तोड़ने का काम भी होता हुआ नजर आया है। इस बार सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण मतदान हुआ है पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री में भारत की आजादी के बाद। वहाँ पे सब लोग चैनल वाले चला रहे हैं, इतना एक्सट्रीम वायलेंस है। हम लोग सोच रहे हैं यार इतना तो नहीं है यार, इतना नहीं। गृह मंत्री लगातार कहते रहे ना पूरे चुनाव प्रचार में आपको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। चाय की दुकान में ना एकदम तूफान उठा देते, सरकार बदल देती है। वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि हम बहुत प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं और 160 से 170। कांग्रेस की बात मानो ना कि उनको लगता है कि 16 सीट जीत रहे हैं। आखिरकार राहुल गांधी का प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं वो बड़े हो रहे हैं? ममता बनर्जी मोदी से प्रधानमंत्री से डरती है। पुलिस वालों से बात की, भाई क्या चल रहा है, पलटाई हो जाती है तो क्या होगा। हम सबसे पहले अपनी वर्दी उतारेंगे, उसके बाद हम गंगा स्नान करेंगे और गंगा स्नान करने के बाद कामाख्या देवी जाएंगे दर्शन करने, फिर हम वर्दी पहनेंगे फिर से। अगर भाजपा आती है, आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहोगे? मतलब फ्रंट रनर नहीं, फ्रंटेस्ट रनर है शुभेंदु अधिकारी। अधीर रंजन चौधरी ने सबको फोन कर दिया। राहुल गांधी आके चले गए, अब कैंपेनिंग खत्म हो गया, चुनाव खत्म हुआ, लेकिन वो फोन नहीं आया। माँ माटी मानुष की धरा पर पंचायत विद रिपोर्टर्स, यानी कि रिपोर्टर्स की पंचायत लग चुकी है। कोलकाता का पार्क स्ट्रीट का ये रेस्टोरेंट है फ्यूरी, जहाँ पर हम बैठे हैं। और इस पंचायत में, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव में किस किस तरह के किस्से सामने आएंगे, और ये केवल चुनाव नहीं है, ये चुनाव केवल वोटिंग मशीन या कह सकते हैं ईवीएम तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये चाय की दुकान हो या पॉश इलाकों में रेस्टोरेंट्स हों, या फिर सड़क पर चलते फिरते जो लोग जो कुछ ना कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ किस्से उनके पास होते हैं, उन सब से निकलकर जो किस्से आपके पास आएंगे वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये घरों की छतों पर भी इसी तरह के किस्से आपको सुनने को मिलेंगे इस चुनावी माहौल में। ये चुनावी माहौल है ऐसा कि बैंड नगाड़ों के साथ भी, ढोल नगाड़ों के साथ भी, और जो चाट रेहड़ी वाले लोग हैं उनकी जो खनखनाती हुई आवाज़ आती है चमचों की, उससे भी वो किस्से निकलते हुए सुनाई देंगे। तो हमारे साथ कोमोलिका जुड़ी हुई हैं जो पश्चिम बंगाल की नब्ज़ को अच्छे से समझती हैं। पल्लवी जी को आप समझते ही हैं, जानते ही हैं कि किस तरह से वो किस्से निकाल के लाती हैं राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बीच में से। अमित पांडे हमारे साथ हैं जो खासकर गृह मंत्री किस तरह की चुनावी रणनीति बनाते हुए इस पश्चिम बंगाल में नजर आए हैं, उस नस नस को वो समझते हैं। और पायल को तो आप बखूबी समझते हैं कि जो खबर किसी को नहीं पता वो पायल को पता है। तो ये पंचायत विद रिपोर्टर्स में हम जानेंगे क्या चल रहा है, क्या एनालिसिस है, जो सच में जो दावे, चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, दावे किसके कितने करीब हैं सच्चाई के, हकीकत के, वो हम आपस में जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा दिलचस्प किस्से क्या हैं जो आपको हंसाएंगे भी, जो आपको सोचने को भी मजबूर करेंगे, जो आपको चौंकाएंगे भी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक डर का माहौल भी रहता है, लेकिन इस बार डर को तोड़ने का और डराने वालों को तोड़ने का काम भी होता हुआ नजर आया है। तो सबसे बड़ी बात, आपके साथ 3 बंगाली महिलाएं हैं तो आपको तो डर के रहना। हम 2 लोग जुड़े हुए, पांडे जी तो पहले ही डरे हुए लग रहे हैं मुझे। बाहर वालों की खैर नहीं है इस बार। हम 2 ही बाहरी नजर आ रहे हैं। बाहरी तो है, लेकिन चुनाव को कवर करते हुए नब्ज समझ लिया है कि क्या है। और समझिए कि ना ये चुनाव ऐसा है कि एक ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच नजर आता था 2 साल पहले, जब ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों इसकी वजह नहीं है ना, इसकी वजह ये थी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने दिया था, लेकिन तब जैक कैलिस और लांस क्लूसनर की पारी ने उस रिकॉर्ड मतलब 324 प्लस, मैं इतना श्योर नहीं, चेस कर दिया था। दोनों टीम्स एंड तक गिव अप नहीं कर रही थी। ये चुनाव ठीक उसी तरीके का है कमलिका जी, आप तो नस नस है। और इतना क्लोज, मतलब जीवटता वाला चुनाव कम से कम हमने अपने रिसेंट अंदाज में हिस्ट्री में नहीं कवर किया है। 20 सालों में मैंने भी एकदम ये नहीं देखा है, 20 साल से कवर कर रही हूँ। और इस बार चुनाव बस ओवर हो जाने के साथ साथ ही जैसे ही चरण खत्म हुआ वैसे ही मैसेजेस आने लगा, वी आर कॉन्फिडेंट, वेरी गुड। मतलब कोई हम किसको माने, सब इतना कॉन्फिडेंट दिखाने में लगे हुए हैं, वो भी एक अलग दिलचस्पी है। राजनीतिक दल करते ही हमेशा, लेकिन नहीं, इस बार बहुत ज्यादा हो रहा है। डर की बात कही जाती है पश्चिम बंगाल में, पूरे देश भर में अगर कहीं चुनाव में डर का माहौल होता है तो यहाँ होता है, या साउथ के 1-2 राज्यों में होता है।
तो सच में वो है माहौल है यहाँ पर इस बार कि कुछ कम हुआ है? नहीं, इस बार बहुत, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ शुरू करना चाहूँगी। मेरा कैमरामैन जो है अंशुमान, पहली बार जब डिक्लेयर हुआ चुनाव 2 दफ़े, तो वो बोला कोमलिका हम लोग 2 दफ़े पीटेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो ये बहुत मजा आ गया। तो ये चीज इस बार मैं बोलूं, सच्चाई है, मतलब मीडिया वाले भी पिटते हाँ, हैं, और पहले आदमी को, चरण में मैं पूरा दिन अरे बम ही नहीं गिरा, कोई लाश नहीं गिरा तो क्या बात है, बंगाल में चुनाव है, समझ ही नहीं आएगा। तो मैंने पूरा दिन लाइव में यही बताते रहे, लेस वायलेंस लेस वायलेंस। सबको लगा अरे वहाँ पे पथराव हुआ है, मेरे कुछ नहीं, लाश नहीं गिरा। तो ये एक मजा है यहाँ पे, है ना पल्लवी दी? हाँ बिल्कुल। मुर्शिदाबाद में जब इस बार भी जब मैं तो उस दिन नंदीग्राम में थी, और जब ये कोमलिका रिपोर्ट कर रही थी कि इतना वायलेंस हुआ था, वहाँ पे सब लोग चैनल वाले चला रहे हैं इतना एक्सट्रीम वायलेंस। हम लोग सोच रहे हैं यार इतना तो नहीं है यार, इतना नहीं। सब नंदीग्राम में है और सब हम लोग घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे घूम रहा है, एकदम सन्नाटा। इस बार मैंने भी ये चेंज देखा। मैं कोमलिका जैसे उतना नहीं मतलब कवर करती हूँ बंगाल, क्योंकि हमारा घर है यहाँ पे। लेकिन एक बात तो सही है कि इलेक्शन कमीशन और सीआरपीएफ उनका जो ग्राउंड पे है, और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस, और ये बहुत बड़ा ये इशू बन गया कि डरना नहीं है। तो वो डर हमने इस बार ग्राउंड पे वोटिंग के दिन मैंने बिल्कुल नहीं देखा। हाँ मतलब दबे सोरे में लोग बोलते हैं। एक चीज़ ये भी है कि ज़्यादा लोग कोई कमिट नहीं करता कि क्या हम किसको वोट देंगे, किसको वोट नहीं देंगे। वो तो रहता है। लेकिन आप ये बताइए, ये बंगालियों के लिए बहुत बड़ी बात है, हम बहुत बोलते लोगों हैं। से मिल भी रही है ना, टीएमसी और कांग्रेस का क्या उनका आकलन क्या है? कांग्रेस की बात मानो ना कि उनको लगता है कि 16 सीट जीत रहे हैं, मतलब कांग्रेस वाले मान के चल हाँ, रहे हैं। कांग्रेस का खुद का कैंडिडेट बिहेवियर मुझे सबसे ज्यादा खराब लगता है अधीर रंजन चौधरी के लिए, क्योंकि उनको उम्मीद था कि इस बार राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा दोनों में से कोई एक आएगा, उनके लिए कैंपेन करेगा। राहुल गांधी मुर्शिदाबाद आए, ये वेट करते रहे कि एक फ़ोन कॉल आएगा। मुझे जो बताया जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी ने सबको फ़ोन कर दिया, राहुल गांधी के ऑफिस में, अलंकार को, सबको, प्रियंका वाड्रा के ऑफिस में, सब ने उनको कहा कि दादा वेट कीजिए, अभी फ़ोन आ रहा है, अभी फ़ोन आ रहा है, हम आपको उनका प्लान बना रहे हैं। राहुल गांधी आके चले गए, अब कैंपेनिंग ख़त्म हो गया, चुनाव ख़त्म हुआ, लेकिन वो फ़ोन नहीं आया। अच्छा, हाँ, तो नहीं आया। दादा मतलब मुझे जो बताया गया था कि बेचारे दादा एक दिन लगातार सारा दिन अपने घर में बैठे रहे फ़ोन के बगल में कि एक कॉल मैं मिस नहीं करूँगा, लेकिन वो कॉल नहीं आया उनके लिए। मतलब इतना सीनियर लीडर है और उसको इतना पूरे दिन एक फोन का नहीं वेट आया। करना पड़ा। इतने सोचो, उनके हाथ में मोबाइल था, हर स्टाफ को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि कोई भी जैसे ही घंटी कॉल आए बजे, तुरंत। 1 घंटे बजे आपको फोन उठाना है, मिस नहीं होना तो चाहिए। पूरा फिल्मी जैसे दिखाते हैं ना कि फोन के पास बैठ गए। आप दादा के घर पे गए हो, अधीर रंजन के घर मैं एक में बार अगर गया आप हूँ। जाओगे, मैं हाँ, गए हो ना, लास्ट तो इलेक्शन में एकदम गया था। उस तरह का माहौल भी है ना, बैठे हैं शहनशाह, लोग भीड़ है वहाँ पे। सल्तनत सोचो चलती है उस उनकी। भीड़ में लोग बैठे हैं वहाँ पे, और बेचारे अधीर रंजन चौधरी हाथ में मोबाइल लेके देख रहे हैं। मतलब अब उनका तो राजा राहुल ही गांधी के बेचारा ऑफिस से बेचारगी फोन वाले आएगा। भाव में आ जाता है। हाँ, बहुत छिरे हुए थे इस बार, बहुत दुखी भी थे। और लेफ्ट का क्या है? लेफ्ट का बताओ। पूरा सोशल बट पिछली बार भी 0 सीट रही थी, लेकिन हम उनकी बता मेरे रहे हैं। ऊपर- सोशल मीडिया पे नहीं देखो, लेफ्ट ना इतना एक 34 साल में सरकार में था, लेफ्ट इस बार 1 सीट या 2 सीट, इससे ज्यादा मैं नहीं देख रही हूँ। करण दिघी, डोमकॉल, अगर 1 या 2 भी इस बार आएगा तो बढ़त है ना। अरे बड़ा है, 0 आया था। मैंने उनकी जो मैदान में जो ब्रिगेड में, हाँ। उसमें मैंने उसकी रैली देखी थी लास्ट वाली, हाँ। जो लास्ट इलेक्शन में हुई। नहीं, वो इतना ब्रिगेड में भयंकर ब्रिगेड रैली हुआ था, थी। वोट नहीं दिया बहुत लोगों रैली ने। थी, हाँ। और हम मान के चल रहे थे कुछ सीटें आएंगी, 0 सीटें। नहीं, वो ब्रिगेड में लोग हुआ था, पर लोग वोट नहीं दिया, क्योंकि उनके मतलब है नहीं कुछ। सोशल मीडिया और गाना वाना करने से होगा नहीं, लोगों के बीच जाना है, ये नहीं करते हैं वो लोग। पर मैं ये बताऊं कि उनका एक नया टीम है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं इस कोशिश का रंग कब लाएगा। मुझे अभी याद है, मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि नंदीग्राम जब चल रहा था 2009 में, मोहम्मद सलीम को तब मैंने पूछा कुछ मतलब इतना बड़ा कुछ हुआ, बोला आई डोंट आंसर इन लोकल थिंग्स। अभी मुझे उस दिन पूछ रहे थे कोई कि सीपीएम के ऑफिस में आते क्यों ना, नंबर बढ़ाओ तब ना हम जाएंगे। हाँ, कुछ होगा तभी तो वहाँ पर कुछ खबरें हाँ, होंगी। वही। पायल बहुत देर से सुन रही हैं, अब उनको बताने का मुझे लगता है समय आ गया है। देखिए, पहले मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ की परवरिश हूँ। मतलब हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मेरी बहिरागत तो नहीं है, मैं मतलब बहिरागत नहीं, मैं भले बंगाली नहीं हूँ, पर मेरी फैमिली यहाँ पे रही, मेरी पढ़ाई लिखाई यहाँ पे हुई है। एक चीज जो यतेंद्र मैंने इस बार देखा कि लोग बोल नहीं रहे। आप किसी से भी पूछो, अपने घर के सर्वेंट्स को भी पूछो, वो भी बताएंगे नहीं, वो बोलेंगे देख रहे हैं बताएंगे। तो लोग पता नहीं अब इसको किस तरह से आकलन किया जाए। क्या तो लोग साइलेंटली वोट करना चाहते किसी के
खिलाफ या किसी के सपोर्ट में। ये बिल्कुल इसका एक दूसरा पहलू हो सकता है कि वो डर रहे हैं बोलने से, क्योंकि ममता दीदी नाराज ना हो जाएं, वोट वो दूसरी पार्टी को करना चाहते हैं, इसका मतलब। देखिए बहुत सारे नॉन बंगालीज यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन वगैरह रहते हैं, उनके अंदर डर होता है क्योंकि कट मनी की बात करते हैं लोग यहाँ पे, लोगों को धमकी, बल्कि हमारे कुछ पहचान वाले, हमारे कुछ रिश्तेदार है, वो जिस जगह में रहते उनसे कहा भी गया कि खबरदार आप अगर बाहर निकले तो देख लेंगे। तो गृह मंत्री ने जो आश्वासन दिया लोगों को कि आप टेंशन मत लीजिए, आप डर के बिना वोट कीजिए, 60 दिन तक सीएपीएफ यहाँ पे रहेगी। पिछली बार इतना गंदा वायलेंस हुआ था, जो दिल दहलाने वाली कहानियां हमने देखी थी। इसी वजह से इस बार कहा जा रहा है ना, ये कैट देखा है, डर के आगे जीत है, तो वो एक कोशिश की जा रही है। भय नहीं भरोसा चाहिए। वो तो अमित पांडे जी कितनी देखिए वही इंसिडेंट है जब शुरुआत में हमारी कमलिका से बात भी हुई थी, जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब हमने एक ही चलाया था कि 1 लाख फोर्सेस की फिलहाल तैनाती की गई है। तो उन्होंने कहा कि 1,19,000 या 1,20,000 पिछले चुनाव में हाईएस्ट था। मैंने कहा नहीं, अभी दोगुने से भी ज्यादा है। 2,46,000 अर्धसैनिक बलों के जवान बंगाल के हर एक चरण में डिप्लॉयड है। पहले चरण में भी थे और दूसरे चरण में भी होंगे। यतेंद्र, ये अंदाजा लगाइए कि कितनी डिटेल्ड प्लानिंग की गई है। अभी सीआरपीएफ ने पीछे 2 दिन पहले ट्वीट भी किया था कि जब तक फर्दर ऑर्डर्स नहीं होंगे तब तक इनको नहीं, तो 2 चरण तो हो चुके हैं मतदान पर, और इस बार उसके बाद भी। और इस बार पैरामिलिट्री फोर्सेस लोकल एडमिन के हाथ में नहीं है, उनके लिए जो ऑब्जर्वर लगाए एक पूरा डिटेल प्लान 3-4 महीने से तैयार किया गया है। और ये अगर अपोनेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि ठीक है ये सेंट्रल फोर्सेस तैयार सीआरपीएफ के इशारे पर काम करे, टीएमसी की ओर से, कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन एक पूरा बड़ा प्लान बनाया गया है और एक मैंडेट के लिए कि यहाँ पर हिंसा न हो। आज जब हमने गृह मंत्री का इंटरव्यू भी किया तो उनसे हमने हिंसा का पूछा भी था, हमने हिंसा का प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा क्या हिंसा, कोई हिंसा नहीं। बहका माहौल मत बनाइए। इस बार सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण मतदान हुआ है पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री में, भारत की आजादी के। वो देखिए आपने पहली वोटिंग में देखा होगा, एक बीजेपी का प्रत्याशी गलती से चला गया अकेला, उसको फिर पीछे दौड़ा दिया था टीएमसी वालों ने। उसके नेक्स्ट डे का तस्वीरें याद है आपको? उन लोगों को चिन्हित किया गया जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को टारगेट किया था, उनको घरों से निकाल कर सुरक्षा बलों ने घर से निकाल के मारा, यानी कि मैसेज दिया कि आज आप करो, हम छोड़ेंगे नहीं, इलेक्शन कानून को तोड़ेगा उसको छोड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि जो लोग के आरोपी हैं कि वो बम बनाते या बम बनाने वालों के साथ एसोसिएट है, हर एक आदमी को उठा लिया गया हिरासत में। इसलिए गृह मंत्री लगातार कहते रहे ना पूरे चुनाव प्रचार में, आपको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। इसी वजह से तो कोमल का कह रही है कि इस बार कुछ बदला हुआ चुनाव लग रहा है, कि हिंसा नहीं हुई, कोई डेड बॉडी, कोई डेथ नहीं हुई। ये अंदाजा लगाइए कि 25 तारीख को कोलकाता में क्रूड बम मिले थे, 79 क्रूड बॉम्ब्स मिले थे, उसकी जांच एनआईए करेगी। इससे पहले जब बंगाल में एक और जगह हिंसा हुई थी, उसकी जांच एनआईए कर रही है। और ये कोई ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय आके ऑर्डर कर रहा है, बाकायदा न्यायिक एक प्रक्रिया होती है। इन सब मामलों को इतनी गंभीरता से और इतने इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस किया जा रहा है, इसका ही नतीजा है कि ये हिंसा मुक्त चुनाव हो रहा है। कम से कम ये लोग कह रहे हैं, फील हो रहा है और ये सब देख रहे हैं। पल्लवी जी, कितनी सीटें आएंगी टीएमसी? क्या है असेसमेंट, क्या है एक मुझे अंदाजा डर तो लग रहा है बताइए। ये बोलने में, मुझे नहीं पता, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आया इस बार इलेक्शन। ममता से डर लग रहा है या नहीं, मुझे उस सिचुएशन से डर लग रहा है कि कैसे प्रेडिक्ट करें, बिकॉज सही में बंगाली लोग बहुत पॉलिटिकली अवेयर होते हैं, तो लोग खूब बोलते हैं और उनको बहुत वोकल होते हैं। इस बार मैंने पहली बार, मतलब पिछली बार भी थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा है। और मुझे लगता है लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करने के चक्कर में भी है। अगर इसका मतलब मैंने कहा, इसका दूसरा पहलू ये है कि वो वोट देना चाहते हैं दूसरे को, लेकिन ममता को डर की वजह से बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर ममता को देना चाहेंगे तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है? फिर तो कोई डर ही नहीं है ना। बस जरूरी नहीं है कि जो लोग बोल रहे हैं कि ममता को वोट दे रहे हैं वो ममता को ही वोट देंगे, ये बात भी है। ये कंफ्यूजन वाला ये मैंने करीबन 2020 के आसपास बिहार के चुनाव में देखा था, जहां आप महिलाओं से पूछेंगे तो बोलेंगे वोट तो दे देंगे पर आपको नहीं बताएंगे। तो धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है। आप यहाँ पे किसी भी गली नुक्कड़ पर चले, जहाँ चाय की दुकान होगी, आप किसी को बस खाली छेड़ दो किसी पॉलिटिकल बात को लेके, चाहे वो वरिष्ठ आदमी हो, चाहे वृद्ध आदमी हो, चाहे वो बच्चा हो, हर किसी को अपने पॉलिटिक्स के बारे में इन डेप्थ पता है। यहाँ पे चर्चाएं होती है, अड्डा होता है जगह जगह पे। सुबह जब होता है ना चाय की दुकान में, रविवार किसी चाय का दुकान में चले जाओ, वो तो सोनिया गांधी ने गलती किया, मनमोहन सिंह ने ये किया, उसको ये ठीक करना चाहिए था, ज्योति बाबू ने भूल किया,
ट्रम्प के बारे में भी बोलो। सबके बारे में यू नो वी आई मीन दैट इज समथिंग यू नो दिस इज समथिंग यू विल हैव टू गिव नंबर टू अस। मतलब वो तो हम लोग का है कि हम चाय के दुकान में ना एकदम तूफान उठा देते, सरकार बदल देती है। ऐसे 34 साल और ऐसे अभी 15 साल है, पर वहाँ से सरकार ऐसे बदलती है कि बस पूछो मत। बट इस बार ना मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं भी नंबर नहीं दूंगी, मैं भी पल्लवी, इट्स नॉट दैट कि हम फियरिंग, मुझे आसपास का नंबर तो दे सकते अजीब हो लग रहा है मुझे, क्योंकि इस बार एक बार दीजिए, डरने हाँ उसमें क्या अरे है? मैं ये राहुल गांधी का फेवरेट डायलॉग है, डरो मत। नहीं, बंगाल की लड़कियां कभी नहीं डरती। लड़की हो लड़ सकती हो, नहीं यहाँ पे तो बताइए नंबर बताइए। देखो इस बार अब बंगाली सोसाइटी में महिलाओं का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे माँ की पूजा की जाती है और हर लड़की को परिवार में लड़कों से ज्यादा एम्पावर किया जाता है। आप मानोगे नहीं, लड़कियों अगर लड़के चाहेंगे तो हम फादर तीनों को का देखो ना, बताइए ना, तुम हम तीनों को देखो। नहीं, मुझे ये लग रहा है कि मूर्ति हो भैया। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि इस बार माइनॉरिटी में जो पांडे है, इस मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अटक गया या फिर कुछ यू नो रिसोर्ट पॉलिटिक्स समथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ नहीं होने वाला। जनता जनार्दन है, जनता बहुत सोच समझ के एक तरफा वोट कर रहा है, ये मुझे लग रहा है। जो जीतेगा छप्पड़ फाड़ के। तो एक तरफा में टीएमसी और बीजेपी कहाँ रुके पड़े हैं ये बताइए। या तो ये कुछ तो आकलन होगा ना, इतने नहीं, सालों मैं से। नहीं हाँ। पूरा एकदम बैठना पड़ेगा। 3 इनको तो तारीख को यहाँ मैं रहना है, बताऊंगी, इस वजह से ये 3 तारीख को मैं बताऊंगी। पर नहीं, जतेंद्र, तुम तो इतने बड़े बड़े नेताओं से मिलते, तुम्हारे जो बड़े बड़े सोचे, तुम बता दो आकलन क्या है। तुम तो जो मैं अभी टीएमसी वालों से मेरा मिलना नहीं हुआ, लेकिन नहीं, तुम जिनसे मिले उनके बारे में मैं बताओ। वही बता रहा हूँ। अगर इन दोनों का, संघ का और बीजेपी का, मैं इंटरनल असेसमेंट देखूं, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं कि हम बहुत प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं और 160 से 170 थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतनी सीटें वो मानकर चल रहे हैं अपने इंटरनल असेसमेंट में 160 से 170। एक बात तो है, और 2 लोग तो ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि 170 भी क्रॉस होगा। पर इतनी तो एक बात तो है, ये टाइट इलेक्शन नहीं होगा, बहुत डिसाइसिव मैंडेट होगा। जो भी जीतेगा, चाहे वो बीजेपी जीते या चाहे, बहुत अच्छे वोट्स, बिकॉज लोगों ने पोलराइजेशन हो रहा है, आपको लग रहा है? पोलराइजेशन हो रहा है, क्योंकि इससे सीटें बहुत काफी हद तक होंगी। हम लोग यूपी का चुनाव कवर किया, हमने बिहार का चुनाव कवर किया, अलग अलग साथ साथ भी कवर किया। पूरी तरीके से ये एक 2 धुरी में बटा हुआ ये चुनाव है। इसमें कोई शक नहीं है, बंगाल में ऐसा कभी नहीं होता था, पहली बार ऐसा। चलिए मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, पायल से बात करता हूँ। मान के चलिए पोलराइजेशन हो रहा है और जो कह रहे हैं पांडे जी, पोलराइजेशन नहीं, 2 सेट ऑफ, बात एक ही है, एक धारा एक जगह जा रही है, उसका मतलब ही वही है। लेकिन आजकल जनता भी होशियार हो गई, उनको समझ आता पायल में है यही तो कि कह रहा हूँ, डिसाइसिव मान के मैंडेट चलिए 2 धड़ों में बट गए, विचारधारा के नाम पे मान लो, धर्म के नाम पे मान लो। अगर हिंदू मुस्लिम वाला जो आप विचारधारा कह रहे हैं, एक कहीं 25% है वो विचारधारा, कहीं 30% है, कहीं 15% है। इतनी कितनी सीटें होंगी 30% से ऊपर वाली? पता नहीं, आप जब ये विचारधारा 294 शब्द सीटों यूज पर करते हो ना, मुझे राहुल गांधी की क्यों याद आती है। पर राहुल गांधी की मैं बात करूं, जब राहुल गांधी थोड़ी देर के लिए कोलकाता आए थे, सबसे पहले लैंड करके कहाँ क्या करने गए थे? उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि मेरे लिए झालमुड़ी लिया। मैं देखना चाहती हूँ ऐसा कौन सा झालमुड़ी है जो प्रधानमंत्री हाँ, उसके बाद मिला, वो भी नहीं मिला। अधीर को राहुल गांधी का फोन कॉल नहीं मिला और राहुल गांधी को झालमुड़ी नहीं मिली। वैसे मैं आपको बता दूं, कम से कम 8 से 10 नेताओं ने, दिल्ली वालों ने मुझसे कहा कि आओगी वापस तो झालमुड़ी जरूर ले आए। देखिए इसका इतना क्या महत्व तो कितनों के लिए लेकर जाओगी? देखते हैं, लेकर जाओ। झालमुड़ी इफेक्ट पर वल्लभी जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आखिरकार राहुल गांधी का प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं वो बड़े हो रहे हैं? मतलब मुझे, आई शुड नॉट से, आई हैव ऑल रिस्पेक्ट, बट ये अजीब नहीं लगता इतना दिन हो गया, अभी तो कुछ होना चाहिए था उनको। मैं तो हैरान हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग कि राहुल गांधी यहाँ आके उन्होंने ममता बनर्जी को लेके इतना बड़ा कैसे बयान दिया। और वही राहुल गांधी है जिन्होंने पार्लियामेंट सेशन के बाद अभिषेक बनर्जी को खुद फोन किए थे, थैंक यू बोला। और उसके बाद आप कह रहे हो कि वो बी टीम है, वो गुंडा राज है, संविधान की हत्या हो रही है। कोई ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि ममता बनर्जी मोदी से, प्रधानमंत्री से डरती है। बिल्कुल नहीं डरती। बिल्कुल उनकी 50 गलतियां हो जाए, लेकिन वो फाइटर है, वो फाइटर है। और राहुल गांधी का ये कहना अजीब। ये यतीन, ये एक ना पूरा वेव है और वेव का अंदाजा है टीएमसी को। ये जो एक फैक्टर, ये वेव का अंदाजा टीएमसी को है, उतनी ही पुख्ता तैयारी इस वेव से निपटने के लिए टीएमसी ने की है, जो मेरी रीडिंग है इस चुनाव के मद्देनजर। आपकी चाय आ गई है पढ़ने की, चाय अगर इतनी तैयारी टीएमसी ने की होगी तो जाहिर सी बात है कि उनको इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। वो यहाँ पे दे आर द रूलिंग फैक्टर, उनको दे हैव एवरीथिंग टू लूज इन दिस इलेक्शन। चलिए आप लोग चाय पीजिए, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, क्योंकि अब पार्ट को अपने दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं, क्योंकि डिबेट बहुत हो गई।
आप लोग सीटें बताएंगे नहीं। देखो मैंने सीटें बता दी, इंटरनल असेसमेंट बता दिया, वो क्या लेके चल रहे हैं। मैं आपको बहुत तुम मजेदार- हमारा नेता हो अब यतेंद्र, आप देखिए सुनिए, अब आप यतेंद्र तुम हमारे नेता हो, हम तुम्हारे नेतृत्व में आगे बढ़ मैं रहे आपको हैं। एक ऐसा किस्सा सुनाने वाला हूँ जिससे आप सीटों का आकलन कर सकते हो, और वो सच किस्सा। मैं अभी सिलीगुड़ी वाले पार्ट जो नॉर्थ वाला पार्ट है, मैं वहां पर भी होकर आया, और इस वाले पार्ट में भी मैं कई जगह होकर आया। पायल का चेहरा आप दिखाइए जरा, बड़ा कड़वा सा हो गया है। स्ट्रॉन्ग चाय मिल गई। मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, मैं कई सारे पुलिस वालों से मिला भी, लोकल पुलिस, क्योंकि उनका रवैया आपको बता देता है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। मैंने कई लोगों से बातचीत की। पल्लवी जी सुनना है इस किस्से को, बहुत मज़ेदार है और ये सच्चाई के बहुत करीब है। मैंने उन पुलिस वालों से बात की, भाई क्या चल रहा है। आना का नहीं, क्योंकि वर्दी में रहते हैं कि हम अभी नहीं बोल सकते, हम ये हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बात करते हैं तो खुल गई। वो एक ग्रुप था बहुत अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हमारी एक इच्छा जरूर है इस चुनाव के बाद। मैंने कहा बाई चांस अगर पलटाई हो जाती है तो क्या होगा। बोले जी लग रहा है, लेकिन हमारी एक इच्छा है कि क्या, कि जी सबसे पहले हम अपनी वर्दी उतारेंगे। हाँ बिल्कुल स्पष्ट, और वो कम से कम 17-18 लोग थे। हम सबसे पहले अपनी वर्दी उतारेंगे, उसके बाद हम गंगा स्नान करेंगे, और गंगा स्नान करने के बाद कामाख्या देवी जाएंगे दर्शन करने, फिर हम वर्दी पहनेंगे फिर से। अब आप इसका मतलब निकाल लो। इसका सीधा सा मतलब है कि वो मान के चल रहे हैं कि चेंज होगा, और जो उन्होंने पाप किए हैं, जो उनसे पाप कराए गए हैं, वो उसे धोना चाहते हैं। वो माँ के सामने, माँ के चरणों में जाकर पश्चाताप करना चाहते हैं। ये बिल्कुल सच, जो मेरे साथ जो उन्होंने बताया, वो घटना बता रहा हूँ। ये चुनाव की आपको दिशा और दशा दोनों बताने के लिए काफ़ी है। जब पुलिस वाले ऐसा कहें, क्योंकि उनको नब्ज पता होती है, उनको पता है रिक्शे वाला क्या सोच रहा है, उनको पता है टेम्पो वाला क्या सोच रहा है, उनको पता है चाय की रेडी वाला क्या सोच रहा है, चाट वाला क्या सोच रहा है। पुलिस अफसर थे, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कोई बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इसी वजह से मैंने कहा, क्योंकि ये सारा चर्चा आईपीएस लेवल में भी होता है ना, तो मतलब मैं नहीं, आईपीएस वाले इतना खुलकर नहीं बोलते जितना, अगर एक बार आप इनका विश्वास जीत लो ना छोटे अधिकारियों का, तो वो खुल के बताते हैं, क्योंकि वो इन लोगों से सीधे टच में रहते हैं, चाट वालों से, रेडी वालों से, चाय वालों से। इससे जुड़ा हुआ एक चीज मैंने अभी मतलब चल रहा है, जो पुलिस फ्रेटर्निटी में चल रहा है। पुलिस आईपीएस ऑफिसर्स जो है वो ना एक वॉल के ऊपर बैठा है, एक तरफ टीएमसी है, एक तरफ बीजेपी है। कुछ इस साइड में एकदम मार्ट है, कुछ उस साइड में मार्ट है, कुछ बीच वाले हैं जो इस वॉल के ऊपर उठ के बैठे हुए देख रहे हैं, जैसे होगा छलांग लगाएंगे टाइप्स। तो वहाँ पे बोल रहा है कि अभी नंबर कैसा चल रहा है। टीएमसी के सामने कौन पुलिस का सबसे ज़्यादा नंबर है? जो पुलिस सस्पेंडेड हो गया वो है अभी नंबर 1, उसको सबसे अच्छा पोस्टिंग मिलने वाली है। नंबर 2 में है जिन लोगों को तबादला कर दिया, वो नंबर 2 में है। और नंबर 3 में है जो लोग यहाँ पे हैं, किस तरफ जा रहे हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर नज़र है वो। और कुछ लोग जो ट्रांसफर नहीं हुए वो बोल रहे हैं कि हम क्यों नहीं हुए भाई, हम तो बीजेपी नहीं हुए। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच इज़ हैपनिंग। और बीजेपी के सामने जो लोग अभी लड़ाई एकदम लाठियाँ भाज रहे हैं वो नंबर 1 में है, और जो सस्पेंड है वो लास्ट नंबर में है। तो पुलिस का हाल है कि वो दीवार के ऊपर उठ के बैठ के इधर उधर देख रहा है, जिधर सत्ता पलटेगा उधर एक किस्सा है, मतलब पुराने हरियाणा के विधानसभा में ये प्रसिद्ध था। ओम प्रकाश चौटाला जब नेता विपक्ष के बने, तो जैसे ही वो अपनी असेंबली में एंटर करते हैं तो एक तरफ हुड्डा भी आए, तो हुड्डा जी के पीछे जितने पुलिस वाले थे उन्होंने ओम प्रकाश को नमस्ते किया, तो उन्होंने भी हंस के नमस्ते किया। तो दो चौटाला और हुड्डा जी और चौटाला जी दोनों एक दूसरे के सामने हैं। तो जब ओम प्रकाश चौटाला जी ने अभिवादन स्वीकार किया पीछे हुड्डा जी के सिक्योरिटी गार्डों का, तो हुड्डा जी को लगा कि नहीं ये मुझे नमस्ते कर रहा है। तो इसी तरह पुलिस वालों का एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उनका एकदम बड़ी कैलकुलेटेड मूव चलते हैं। जिस तरह आप पिछले बार चुनाव देख लीजिए ना, पिछली बार पुलिस का रवैया कैसा था और इस बार कैसा। आपको बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं मिल रही होगी इस बार मीडिया को। पिछली बार तो उन्होंने इतना परेशान कर दिया था कि उन्हें पता था कि ममता वापस आ रही है। वो नब्ज को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। पायल, मुझे लगता है अगर स्वप्न में भी ममता दीदी को सिर्फ ज्ञानेश कुमार दिखते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जिस तरह के स्टेप्स उन्होंने लगाए हैं। पर तैयारियों की अगर बात की जाए तो एक दो किस्से मैं भी बताना चाहूंगी कि किस तरह की तैयारी की जाए। क्यों, मतलब देखिए बीजेपी अपनी पूरी कोशिश कर तो रही है, पर अंदर खाने बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि उनको एक चीज पे और भरोसा है कि भूपेंद्र यादव परफेक्ट परफॉर्मेंस के साथ आगे आते हैं। उनका 100% ट्रैक रिकॉर्ड है। भूपेंद्र यादव, यतेंद्र, पिछले जितने महीनों से उनको यहाँ पे लगाया गया है, बाय रोड
2 बार पूरे राज्य में घूम चुके हैं। मतलब सोचो आप यहाँ से दार्जिलिंग और दार्जिलिंग से यहाँ पे मतलब बाय रोड वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके घूम चुके हैं। तो खासियत उन्होंने है ये तो बहुत एक्सटेंड तक स्ट्रीमलाइन किया। और जो बीजेपी में अंदर खाने जो लोग बात करते हैं वो कहते हैं कि अगर अमित शाह कोई विजन देखते हैं तो उसको पूरा करने की जो क्षमता है वो भूपेंद्र यादव जैसे लोग ही रख सकते हैं। भूपेंद्र जी का नाम लिया तो मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले एक मीटिंग चल रही थी बीजेपी ऑफिस में, और भूपेंद्र जी की खासियत क्या है, वो एक एक विधानसभा, एक एक बूथ को बिल्कुल उन्हें याद रहता है, इतनी शानदार मेमोरी है। तो कुछ मंत्रियों को यहाँ ड्यूटी पे लगा रखा है, अलग अलग राज्यों के मंत्री को। तो एक मंत्री, नाम नहीं लूंगा कौन से राज्य का है वो, उस मंत्री को कुछ काम सौंपा, और उस मीटिंग में कई तरह के मतलब अलग अलग संगठनों के लोग थे, उसमें उन मंत्रियों को भी। तो भूपेंद्र जी ने उससे पूछा, भाई बताओ आपकी विधानसभा जो आपको दी गई है उसका क्या है। उससे अपनी विधानसभा के ना लोगों के नाम पता थे, ना बूथ के नाम पता थे, और भूपेंद्र जी ने बिना कोई पर्चा देखे तुरंत भूपेंद्र जी ने उसको बता दिया, और इतना डांटा कि तुम इतने दिन से यहाँ पर काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे लोगों से जुड़ोगे। उनको एक कास्ट भूपेंद्र जी की कॉम्बिनेशन खासियत, सब चीज पता है। और 2 चीज उन्होंने हम लोगों को बताया था जब वो एक बार डीब्रीफिंग कर रहे थे कि एक उनको सरकारी गाड़ी मिलता है क्योंकि वो यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने नहीं लिया। बोला कि मैं गाड़ी में अपना लिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि ड्राइवर इमीडिएटली कम्युनिकेट कर रहा होगा ममता बनर्जी की सरकार को। दूसरी बात, उन्हें काफ़ी दिन तक उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ रहा। मैनिफेस्टो रिलीज के दिन जब वो हम लोग सब वहाँ बैठे हुए थे, मैंने कहा कि सर आपका फ़ोन ही नहीं लग रहा, मैंने तो ऑफ कर दिया। ऐसे तो फिर लोग कैसे आपसे बात करेंगे, जिसको किसी को ज़रूरत ही नहीं है मुझसे बात करने की, जिससे मैं बात करना चाहूँगा मैं फ़ोन लगाऊँ। लेकिन इसमें एक दूसरा और प्रमुख व्यक्ति है जिसने सच में रात दिन मेहनत एक की, और कार्यकर्ताओं को ऐसे लगाया, अपने बच्चों की तरह जैसे लगाते हैं, लेकिन उनको सिखाया भी, और इस पूरे पश्चिम बंगाल को कैसे मथा जाता है, वो सुनील बंसल ने रात दिन एक कर दिया। हालांकि और सुनील बंसल का आप इस वजह से भी समझ सकते हो कि ममता ने उनको टारगेट किया, जबकि ममता अगर किसी नेता को टारगेट कर रही है तो इसका मतलब उसका खौफ है। लेकिन ममता बनर्जी ने भी, सुनील बंसल ने भी दिखा दिया कि वो बाहरी नहीं है, वो भी यहीं के रहने वाले हैं, दुर्गापुर में उनका पैतृक घर है। तो सुनील बंसल का अगर जीत होती है तो एक बड़ा फैक्टर सुनील बंसल है, और सुनील बंसल ने यूपी में भी करके दिखाया था, सुनील बंसल ने उड़ीसा, जो कभी अपने दम पे नहीं रहे, उड़ीसा में भी करके दिखाया। और तृणमूल कांग्रेस में अगर एक स्टार उभर के आई है वो है शावनी घोष। कोई मतलब काफी वायरल हुई है, गाना गाना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना उनका। हालांकि एक कमेंट बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, उसके बाद वो वापस गए भवानीपुर में, उन्होंने पूरे श्लोक पढ़ी है, चाहे वो कुरान से हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, वो स्टार उभर के निकली है इस चुनाव में। मैं एक किस्सा आपको बताना चाहती हूँ। शायनी घोष की बात कर रहे हैं। शायनी घोष की एक रैली होनी थी कहीं पे, हमारे कुछ मीडिया के साथी वहां पे गए हुए थे। तो शायनी घोष को क्योंकि आने के टाइम कुछ समय था, अचानक इन्होंने देखा कि टीएमसी का डोर लगा रहा था वो बंद हो गया। तो लोगों ने पूछा कि क्यों बंद हो गया, पता चला सामने में कम से कम 500 मीटर दूर पे पता किसका रोड शो चल रहा था, राजनाथ सिंह का। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी हमारे सीनियर है, बड़े वरिष्ठ नेता है, जब तक उनका खत्म नहीं हुआ तब तक हम अपने ढोल लगा रहे नहीं चलाएंगे। अच्छा। तो आप लोग पहले राजनाथ जी को कवर कर लीजिए, उनसे इंटरव्यू वगैरह कर लीजिए, फिर यहाँ पे आए। तो ये भी एक सिनेरियो देखा था। ये तो सीखने वाली मैं और एक चीज और जो सेकंड जनरेशन है, शायद मल्लिका उस मेरी बात को ज्यादा आगे एलेबोरेट करेगी, चाहे शावनी घोष हो या जो श्रेया पांडे, इन जैसी जो कैंडिडेट्स हैं, नेता हैं, कम से कम 18 से साइंटिका बनर्जी एक्ट्रेस, तो इन जैसी 18 से 20 ऐसी महिला नेताएं हैं जो ग्राउंड पे डटी हैं इस सुनामी रणनीति का सामना करने के लिए। महिला नेताओं की बात करें, मदन मित्रा, उनका कैंपेनिंग कैसे रहा? मदन मित्रा का मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, भगवान राम का ही नाम लेकर भगवान उसी के जरिए बीजेपी पर उन्होंने वो भी झालमुड़ी लेके निकला। मदन दा ने भी एक दिन झालमुड़ी लेके, जब प्राइम मिनिस्टर ने झालमुड़ी लिया उसने एक दिन बोला मुझे भी कुछ करना है, वो भी झालमुड़ी लेके निकला गया। और न सिर्फ ये, एक नॉर्थ कोलकाता का मैंने किया, जो शशि पांजा को लड़ रही है पूर्णिमा चक्रवर्ती बीजेपी का, वो भी मुझे बोला कुमालिका मैं भी झालमुड़ी देख कर लोगों को रह रही हूँ। पर इन सारे बीचों में जब जनरेशन नेक्स्ट के बारे में तृणमूल का बात हो रही है, मैं बताना चाहूँगी कि इस बार अभिषेक बैनर्जी ने अभी तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया और देगा भी नहीं। तो जनरेशन, हाँ, पिछली बार भी ममता बनर्जी ने शायद ऐसा किया मैं था। तो मांगते सब थक गए। पर जो पता चला, जो इसमें किस्सा जो है कि वो जैसे बीजेपी का बहुत सारे लोग हैं, थिंक टैंक है, ये वो है, और ममता बनर्जी फायरी लीडर है, स्ट्रीट फाइटिंग। पर यहाँ पे जो अगर बोला जाता है कि तृणमूल कांग्रेस का कोई चाणक्य है, वो अभिषेक बैनर्जी है, और वो 2 घंटा सिर्फ सो रहे हैं। तो फाइनली इट केम दैट ही इज नॉट इवन स्लीपिंग। तो काफ़ी मेहनत डाल रहे हैं, और उनका जो लड़ाई है ना,
वो भी 3 साइडेड लड़ाई है। और पता चला कि अरे नहीं, वो कोई टाइम नहीं दे रहा है क्योंकि 74 कैंडिडेट्स चेंज किया है। और दीदी वो ने उनका जो- फाइनल नोट दिया है, जो दीदी feedback सब आ रहा कुछ है। होगा। हाँ, बट देन उसके बाद में जो एकदम पूरा स्ट्रैटेजी और पार्टी चला है, तो वो हम लोग सारे मांगते रह गए। लेकिन कोमलिका अगर रिजल्ट उल्टा हो गया तो सारा ठीक रहा, फिर किस पे फूटेगा? मतलब अगर भाजपा जीतता है दीदी पे वो तो किसी, अच्छा वो भी राहुल गांधी पर। नहीं, बट ये लोग तो एकदम ये अगर रिजल्ट उलट हो जाएगा, ये लोग सोच नहीं रहा है, पर अगर उलट जाएगा तो जरूर बहुत सारे साइड से देखिए तब विलन होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईवीएम, ये राहुल गांधी जैसे पल्लवी कह रही ये है। तो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी होगी। तो भाई पल्लवी जी कोई किस्सा नहीं आ रहा आपकी तरफ से? अरे मैंने सुना तो दिया, झालपुरी अधीर रंजन चौधरी, वो इंतजार है, अब देखो। यतेंद्र और मैं एक नेता से मिले थे कल, और वो नेता ने बताया हमको कि कैसे उनको देख के राहुल गांधी बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो गए एयरपोर्ट लॉन्च पे, और बार बार अपने साथियों से कहने लगे चले यहाँ से। लेकिन देखो वो भी इंटरेस्टिंग बड़ा है, नजदीक वाला उनका रिश्ता रहा नहीं होगा। इंटरेस्टिंग है कि आजकल कोलकाता में एक बंदा बैठा हुआ है, चुपचाप माइक्रो मैनेज कर रहा है, जिन्होंने वो उलट फुलट की थी, जो कांग्रेस के शुभेंदु अधिकारी भी माने जाते हैं, वो है केएल शर्मा। केएल शर्मा बैठे हुए हैं और पता नहीं वो क्या माइक्रो मैनेज, बेचारे वो, उनके साथ एक और कोई बंदा बैठा हुआ रहता है, सारा दिन वो स्ट्रैटेजाइज करते हैं और उनका फोकस यही है। और हम लोग उनको पूछ भी रहे थे, वो बोले थे जैसे मैंने स्मृति ईरानी के साथ किया था ना अमेठी में, हम चाहते हैं कि वैसा ही हो जाए कुछ गेम यहाँ पे भी। मैंने कहा आपका नेता तो आके कुछ और बोल के चला गया, बोला नहीं हमें अपना भी देखना होता है। तो कांग्रेस का अगर मैं कहूँ तो कांग्रेस के वहाँ पे भोईरा को तो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जिनका कुछ लेना देना नहीं है। आज कन्हैया कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी प्रमोद तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन खेड़ा नहीं दिखाई अशोक दे है, रही। लेकिन खेड़ा नहीं दिखाई दे रहे। और उनका हम क्या लोग के होगा? पास कोई बंदा नहीं, क्योंकि अगर कोई कम्युनिकेशन के बारे में हम पूछना चाहते हैं वो है पवन खेड़ा। एक्चुअली पवन खेड़ा को यहाँ आना था, उनको इंचार्ज बनाया गया था कम्युनिकेशन बंगाल का, लेकिन जिस दिन ये आने वाले थे उसी दिन तो उनके जो एनिमी नंबर 1 है सुप्रिया शीने, उन्हें डर है कि कहीं पेड़ा ना बन जाए उनका इस पेड़ा वजह से तो पूरा- खैर हेमंत दादा कहते हैं कि पेड़ा उनका बनना तय है, बल्कि हेमंत दादा ने बोल दिया कि जिस दिन मैं मुख्यमंत्री दोबारा से बन जाऊंगा उस दिन सबसे पहले कमिश्नर ऑफ पुलिस का गला पकड़ूंगा कि खेड़ा वहां से निकल कैसे मैंने जाए। हेमंता जी से पूछा था कि क्या, मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि क्या है, तो बोले पहले उसे सारे कानूनी विकल्प आजमा लेने दो, क्योंकि उसके पास अभी सुप्रीम कोर्ट बचा है, फिर मैं उसको असम लेकर आऊंगा। अच्छा, सबसे मेरी एक सवाल है, तो ये जवाब देना है कि अगर भाजपा आती है, आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहोगे सभी से? सबसे पहले मैं खुश हूँ कोमलिका कि तुम ये मान गए हो कि भाजपा आ आ रही है। रही है। नहीं, अगर मैंने बोला अगर देखिए मेरे पास एक सेट जवाब है कि भाजपा डिसिप्लिन पार्टी है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव सेट पार्टी का जवाब लीडर है। चुना जाएगा, उसके बाद फैसला किया जाएगा, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स भेजे जाएंगे, उसके बाद ही जो वो होगा एक पूरा प्रोसेस है बीजेपी में ऐसा नहीं होता कि ये जो तो बनाया वो बना दिया। ये सेम वक्तव्य आएगा, ये तो जब चुनाव के बाद। लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब फ्रंट रनर नहीं फ्रंटेस्ट रनर है शुभेंदु अधिकारी, जो मतलब, और ये अंडरस्टूड और अब तो सम्राट पार्टी पांडे जी बिल्कुल नजदीकी खबर हम कर आप रहे हैं। बीजेपी की कार्यशैली को इतनी क्लोजली कवर करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन कुछ बार ऐसा होता है जो प्रिडिक्टेबल इस बार क्या है, प्रेडिक्टेबल या अनप्रेडिक्टेबल? नहीं, प्रेडिक्टेबल है। शुभेंदु अधिकारी फ्रंटेस्ट रनर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने भाजपा के जो टॉप नेता हैं, उनसे पूछा कि कौन आएगा, क्या एक महिला आएगी, क्योंकि महिला आरक्षण को हराया टीएमसी ने, वो भी मामला चल रहा है, महिला मुख्यमंत्री वो भी मामला चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम सिंबोलिज्म नहीं करेंगे, जो भाजपा के लिए बंगाल की विक्ट्री वो बहुत बहुत बड़ी विक्ट्री है। उनका ये मानना है कि हम ऐसे आदमी को लाएंगे या ऐसी लेडी को लाएंगे एज मुख्यमंत्री जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल पाए, बंगाली हो, बंगाली स्पीकिंग हो, पर काम करना चाहिए, बिकॉज बहुत काम करना बाकी है। बंगाल कम से कम 20-25 साल पीछे रह गया हर राज्य से, वो क्यों रह गया? इसका एक सिंबोलिज्म की example- जरूरत नहीं है। वो क्यों पीछे रह गया? कोमलिका को मैं बता रहा था, मैं न्यू टाउन में रुका हुआ हूँ कोलकाता में चुनाव कवर करने के लिए होटल में, वहीं पर हम लाइव दे रहे थे, तो वहाँ पर मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई। मतलब लाइव देने से पहले की बात है ये, जब तक मेरा कैमरा आया नहीं था तो मैं ऐसे ही घूम रहा था सुबह सुबह। तो वहाँ कुछ लोग 55 प्लस के होंगे, 4-5 बुजुर्ग थे, वो आपस में बातें कर रहे थे। तो मुझे भी लगा कि ये क्या बातें कर रहे हैं, तो पहली बार वोट देने पर बात कर रहे थे। मुझे लगा पहली बार वोट देने पर ये क्यों बात कर रहे हैं भाई? वो तो 18 साल या 19 साल का कोई बच्चा हो या लड़की हो, उन्हें करना चाहिए, क्योंकि उनको बड़ा उत्साह होता है, जोश होता है कि वो पहली बार वोट देंगे। तो मैंने उनसे पूछा भाई आप इतने जोश में क्यों हो? तो उसमें से एक जो बुजुर्ग थे
वो होंगे करीबन 60 के आसपास, 55 प्लस। तो वो कहता है कि मैं पहली बार वोट डालने जा रहा हूँ। मैंने पहली बार क्यों डाल रहे हो? तो उन्होंने बताया बुरहानपुर विधानसभा के पास उनका गाँव है और उन्होंने कहा मेरा वोट बना हुआ है, मेरा वोट डाला भी जाता है, लेकिन मैंने कभी अपना वोट नहीं डाला। ये चौंकाने वाली बात थी और ये सच में ये हकीकत को भी बताने वाली बात है कि देखो डर का साया हटा है। और वो खुद आज पहली बार, मतलब 29 जब भी उनका वोट पड़ेगा 29 तारीख को, तो पहली बार वो वोट डालेगा, वो बुजुर्ग व्यक्ति। माइग्रेंट लेबर्स में कभी बहुत अपना आ वोट रहे नहीं हैं। डाला। देखिए ये जो छापा वोट की बात है, ये बंगाल में सालों साल पुरानी। मुझे याद है कि कम से लेफ्ट के टाइम कम 25-30 साल पहले जब हम लोग तस्वीर बदल छोटे रही है छोटे ना। होते थे, तो हमारे पेरेंट्स जब 12-12:30 बजे के बाद वोट करने जाते थे तो उनसे कहा जाता आपने क्या नो लेना, आप क्यों आए, अपना वोट तो होएगा, मतलब आपका वोट तो हो चुका है। तो ये भी किस्सा हो चुका, पर वायलेंस के साथ जो हुआ है पूरे बूथ जो मेरी मम्मी पापा आपको निकलना ही नहीं है घर से। मेरी मम्मी पापा 2021 में गुजर गए हैं, पर आई एम श्योर कि लास्ट 4 साल मतलब जो भी 2024 में चुनाव में मम्मी पापा ऊपर से आके वोट दे के गया, ये मुझे पता है। मतलब मैं मिल नहीं पाई कि किसी की वाइफ भाग गई थी और वो वोट डालने आई इस बार। ये भी तो एक डर है कि इस बार वोट नहीं डालो। इसलिए बार-बार बीजेपी कह रही, बार-बार इलेक्शन कमीशन कह रहे कि मरे हुए लोगों से थोड़ी ना वोट डलवा देंगे हम। देखो बता रही है ना 2024 में इनका डला, माँ पिताजी नहीं है लेकिन फिर भी डला, यानी कि SIR से ये भी एक अच्छा क्लीनिंग हुई है। पर ये एकदम वोट में बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स भी इधर आए हैं ना, उसका वोट किस तरफ जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी ने भी जोर डाला क्योंकि हमको पता है कि सूरत और बाहर के राज्य से उनका भी आया। माइग्रेंट वोटर्स, और सबसे बड़ी चीज है जो दूसरे राज्यों की बात है, उत्तर यूपी बिहार के जो वोटर्स हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं पश्चिम बंगाल में, सबसे अहम फैक्टर यह है। यूपी मतलब बहुत अहम फैक्टर है और सारी पार्टियां उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी संभावना है इसमें कि पहले जो वो खामोश रहते थे, हम जो उन छोटे छोटे चंक्स में हम लोग जो खामोशी देखते थे, आज वो मुखर होकर बाहर के लोग जो बंगाल में रह रहे हैं वो अपनी राय रख रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग, उनको एक नई राजनीतिक पहचान कम से कम 2026 के चुनाव में मिली है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए मैंने वही जो एनालिसिस की मैं बात कर रहा था ना, अगर हम मान के चलें कि ये पोलराइजेशन होता है या जो विचारधाराओं का टकराव है और जिस हिसाब से 90% वोट पड़ा है, 93 पड़ा है, अगर 25-30% तक एक विचारधारा को मान लें तो बाकी की विचारधारा का वोट ही होगा ना। फिर तो दूसरा मान के चलो 100% पड़ गया, कहीं 30% मुस्लिम है और 30 का 30 पड़ गया। इसमें विचारधारा का एक और फैक्टर है बंगला अस्मिता। हाँ, अब बंगला अस्मिता, ये जनता कैसे अपने आप को बंगला अस्मिता से जोड़ती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अस्मिता इज नॉट बांग्लादेशी अस्मिता, ये भी एक विचारधारा है। ये भी एक सोनार बंगला की अस्मिता, ये है ये कि- बहुत कैसे किस पार्टी दोनों से जुड़ा हुआ है ना। SIR दोनों के से चलते तो ना, किससे ज्यादा जुड़ेगा वो भी बहुत हायर फैक्टर है। परसेंटेज का और एक भी वजह है कि SIR के चलते लगभग 91 लाख डिलीटेड हो गया ना, तो उसका भी टोटल जो percentage ये बढ़ा, है हाँ। उसका परसेंटेज माइग्रेंट लेबर्स बहुत आए हैं और देखिए माइग्रेंट लेबर्स दोनों तरफ लेके आए, दोनों जैसे तरफ कमलिका बता रही है। हाँ। मैंने एक नॉर्थ बंगाल के एक बड़े प्रबल नेता है बीजेपी के, मैंने उनसे बात की। मैंने बोला आपको तो चिंता हो जानी चाहिए, बिकॉज दीदी इतने लोगों को लेके आई, सारे हमारे खुद के, मतलब हम जो नोएडा में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं बिल्कुल बंगाली एरिया में रहती हूँ, वहां पे सारी मेड्स गायब है, सब 20-22 दिन की छुट्टी लेके। तो उन्होंने कहा कि हम करते हैं पर हम शोर नहीं मचाते। उन्होंने कहा मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट से जितने भी हमारे माइग्रेंट लेबर से सबको मैं लेके आया हूँ, तो आप क्या बात कर रहे हैं? जो भी जीतेगा, मुझे तो एक का पता है, सारे मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी। मुख्यमंत्रियों को फैक्ट्री मालिक, कंपनी मालिक से बाकायदा डायरेक्ट उन्होंने बात की, 80-80 के ग्रुप में, 70-70 के ग्रुप में, और उन सबको ये बताया गया कि अपने लेबर्स को छुट्टी देनी है वोट डालने के लिए, DA नहीं काटना है, छुट्टी नहीं काटनी है, सैलरी नहीं काटनी है, सब कुछ पूरा जो आप मानेंगे कम से कम 51 लोग हैं प्रबल नेता जो सिर्फ असम से लगाए गए हैं, उसमें कैबिनेट मंत्री शामिल है, बहुत सारे लोग शामिल है। उस तरह की मैन टू मैन मार्किंग की है बीजेपी ने। जो जीतेगा प्रचंड बहुमत से जीतेगा, इतना मैं कह सकती हूँ, इतना मुझे लग रहा है। जो जीतेगा, आप तो गृह मंत्री की भाषा बोल नहीं रहे हैं नहीं पूरे। मैं बोल प्रचंड रही हूँ बहुमत जो से सरकार जीतेगा, बनाएंगे। जो जीतेगा वो कौन जीतेगा, decisive। सवाल तो ये है ना। 4 तारीख के लिए वेट करो ना। ये तो सभी को पता चल जाएगा। आप बताइए ना एनालिसिस करके कौन जीत रहा है इस पंचायत में, हमारे दर्शकों को भी पता चले कि भाई जिसको जनता चाहेगी वही जीतेगा, वाह, कोई भी क्या- छप्पा क्या वोट सही नहीं बात पड़ेगा, कही उन्होंने। कोई मरे हुए लोग वोट नहीं डालेंगे, कोई डर के मारे वोट नहीं डालेगा, कोई हिंसा के कारण वोट नहीं डालेगा, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। जनता जनार्दन है, अब छोड़ दो, 4 तारीख पता ही चल जाएगा। जनता जनार्दन है, यहाँ इतिहास भी है, विचारधारा भी है और टकराव भी है। कई सारे किस्से आपको ऐसे भी पता चले इस पॉडकास्ट में जिन्होंने बताया कि डर क्या होता है और डर के आगे जीत क्या होती है। एक उम्मीद ये भी लोगों को आज इस चुनाव में दिखाई थी, जो पहले के चुनावों में दूर दूर तक
जिसको सोचना भी बेईमानी लगता था। फिलहाल पंचायत विद रिपोर्टर्स में इतना ही। आगे भी इसी तरह के किस्से, इसी तरह की कहानियां पंचायत विद रिपोर्टर्स में हम आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन सच्चे किस्से, हमारे अपने किस्से, हमारे कल भी अपने किस्से, हमारे- सुनी सुनाई बात नहीं, दूसरों से अपने चुराए किस्से किस्से नहीं है भाई। और ये वो किस्से हैं जो हम खुद अनुभव करते हैं, जो हमारे साथ घटित होते हैं, हमारी आंखों के सामने घटित होते हैं, दूसरे के सुने सुनाए किस्से नहीं होते। फिलहाल आगे के पंचायत विद रिपोर्टर्स के लिए अभी लेते हैं हम आपसे विदा।